उम्र सिर्फ 18 साल। वो उम्र जिसमें ज्यादातर लोग अभी जिंदगी को समझना शुरू ही करते हैं। और उस उम्र में लड़के ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिख दी, सीधी, बेझिझक। मैं गंभीरता से कहता हूँ, इंजीनियर या बिजनेस की नौकरी मेरे बस की नहीं है। ये मेरे स्वभाव के खिलाफ है। फिजिक्स ही मेरी राह है और मुझे यकीन है कि मैं इसमें कुछ बड़ा करूंगा। एक पल के लिए सोचिए, अगर पिता की बात मान ली जाती, अगर वो चिट्ठी कभी पढ़ी ही ना जाती, तो भारत को वो वैज्ञानिक कभी नहीं मिलता जिसने देश को उसका परमाणु कार्यक्रम दिया। वो लड़का था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो आइए आज जानते हैं उनकी कहानी के वो हर पन्ने जिन पर स्याही से नहीं बल्कि भारत की परमाणु ताकत की नींव से लिखा है भारत का इतिहास। शुरू से उनके बारे में अगर बताएं तो होमी भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर होरमुसरी भाभा एक मशहूर वकील थे। परिवार का टाटा परिवार से भी गहरा संबंध था, इसीलिए लगभग तय माना जा रहा था कि होमी भी इंजीनियर बनेंगे और आगे चलकर उद्योग जगत का हिस्सा बनेंगे। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए होमी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका दिल बड़ी बड़ी मशीनों में नहीं बल्कि छोटे छोटे परमाणुओं में, ऊर्जा में और ब्रह्मांड के अनसुलझे सवालों में बसता है। कैम्ब्रिज में उनकी प्रतिभा दुनिया के सामने आई। कॉस्मिक किरणों और परमाणु भौतिकी पर उनका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाने लगा। लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और होमी भाभा भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उनके सामने दो रास्ते थे, एक विदेश लौटकर दुनिया की बड़ी प्रयोगशालाओं में काम करना और दूसरा अपने देश में विज्ञान की नींव रखना। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और यहीं से शुरू हुई उस सफर की कहानी जिसने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा दिखाई। आगे चलकर उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में अहम भूमिका भी निभाई है। परमाणु ऊर्जा आयोग को नेतृत्व भी किया और आधुनिक भारत के वैज्ञानिक भविष्य की ऐसी नींव रखी जिस पर आज भी देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सवाल आज भी उतना ही बड़ा है कि आखिर एक 18 साल की लड़की को ये कैसे यकीन था कि उसका सपना एक दिन पूरे देश की तकदीर बदल देगा। पिता को लिखी उस चिट्ठी ने आखिरकार अपना असर दिखा दिया। होमी जहांगीर भाभा के पिता ने एक शर्त रख दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें फिजिक्स में ही जाना है तो पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई फर्स्ट क्लास में पूरी करके दिखाओ। होमी ने चुनौती स्वीकार भी कर ली। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री शानदार अंकों से पूरी की और फिर पूरी तरह सैद्धांतिक भौतिकी यानी थ्योरेटिकल फिजिक्स की दुनिया में उतर गए। यही वो फैसला था जिसने आगे चलकर भारत का वैज्ञानिक भविष्य बदल के रख दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहते हुए होमी ने दुनिया के कई महान वैज्ञानिकों के साथ काम किया। उन्होंने कॉस्मिक किरणों और परमाणु कणों पर शोध किया। इसी दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर से जुड़ी जिस प्रक्रिया की व्याख्या की उसे आज पूरी दुनिया भाभा स्कैटरिंग के नाम से जानती है। इतनी कम उम्र में ही उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस समय होमी भाभा छुट्टियां मनाने भारत आए हुए थे। युद्ध के कारण यूरोप लौटना आसान नहीं रहा। मजबूरन उन्होंने भारत में ही रुकना सही समझा। कई लोगों के लिए ये मजबूरी रही होगी, लेकिन होमी भाभा ने इसे अवसर बना दिया। उन्होंने बेंगलुरु में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc में रीडर के रूप में काम शुरू किया। उस समय संस्थान में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक CV रमन भी थे। यहीं से होमी ने महसूस किया कि अगर भारत को भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के बराबर खड़ा करना है तो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि विश्व स्तरीय रिसर्च संस्थान भी बनाने होंगे। इसी सोच के साथ मार्च 1944 में उन्होंने JRD टाटा को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने भारत में एक ऐसे संस्थान की कल्पना की, या यूं कहें कि एक ऐसी नींव रखी जिसमें मूलभूत विज्ञान पर विश्व स्तरीय शोध हो सके। टाटा ट्रस्ट ने इस विचार का समर्थन किया और मई 1945 में जन्म हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR का। लेकिन होमी भाभा का सपना सिर्फ एक संस्थान बनाना नहीं था। वो भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि जो भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में काम कर रहे हैं वो वापस लौटें और देश के लिए शोध करें। उन्होंने कई बड़े वैज्ञानिकों से संपर्क किया और भारत में वैज्ञानिक माहौल तैयार करने की दिशा में लगातार काम किया। और फिर आया भारत की आज़ादी का दौर। स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और तकनीक को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार माना। नेहरू और होमी भाभा के बीच गहरा विश्वास था। दोनों मानते थे कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसे विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में आगे बढ़ाना ही होगा। इसी सोच का परिणाम था कि आज़ादी के सिर्फ 7 साल बाद 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना हुई, जिसे बाद में होमी भाभा के सम्मान में
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क नाम दिया गया। इसके बाद 1956 में एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा यहीं सफलतापूर्वक चालू हुआ। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि दुनिया को ये संदेश था कि भारत भी परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। TIFR और बार्क ने आगे चलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, उन्नत कंप्यूटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे कई क्षेत्रों की नींव मजबूत की। यही संस्थान बाद में उन तकनीकों के विकास का आधार बने जिन्होंने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई। एक युवा वैज्ञानिक जिसने कभी अपने पिता से कहा था कि मैं बिजनेस नहीं फिजिक्स के लिए बना हूं, वही आगे चलकर भारत के वैज्ञानिक भविष्य का सबसे बड़ा वास्तुकार बन गया, या यूं कहिए कि वो शिल्पकार बन गए। होमी जहांगीर भाभा सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि आने वाले भारत के दशकों आगे तक देखने वाले दूरदर्शी भी थे। साल 1964 में जब भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की फंडिंग दी, तब भाभा ने भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसका मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं था, बल्कि भारत को परमाणु ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। आज भी भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी विजन की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान उनका विमान आल्प्स माउंटेन के माउंट ब्लांक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सिर्फ 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी अचानक हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। भारत ने सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं, बल्कि अपने वैज्ञानिक भविष्य का सबसे बड़ा रणनीतिकार खो दिया था। लेकिन भाभा के जाने के बाद भी उनका सपना नहीं रुका। जिन संस्थानों और योजनाओं की नींव उन्होंने रखी थी, वही आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक ताकत बने। बार्क, TIFR, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान, इन सब में आज भी उनके विजन की झलक दिखाई देती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर CNR राव ने होमी भाभा के बारे में कहा था कि वो महान दूरदर्शी थे। भारत का पूरा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम उनकी सोच का परिणाम था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की भी नींव रख दी थी और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास को नई दिशा भी दी। शायद यही वजह है कि आज हम उन्हें सिर्फ एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि उस इंसान के रूप में याद करते हैं जिसने अपने सपनों पर भरोसा किया और उन सपनों के दम पर भारत को विज्ञान की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। हमने आपको उनके बारे में बताया, उनके सारे कामों के बारे में भी बताया, लेकिन इस हिस्से में जानिए कि लोगों की नज़र में होमी भाभा कैसे थे। चलिए कुछ उनके अनसुने किस्से समझते हैं। अब तक आपने होमी जहांगीर भाभा को एक वैज्ञानिक के रूप में जाना, लेकिन जो लोग उनके साथ रहे हैं, जो लेखक उन्हें करीब से समझते हैं और जिन वैज्ञानिकों ने उनके साथ काम किया है, उनकी नज़र में भाभा सिर्फ एक परमाणु वैज्ञानिक नहीं थे। वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी रुचियां विज्ञान की प्रयोगशालाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सर CV रमन उन्हें अक्सर भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा करते थे। इसकी वजह भी खास थी। जैसे लियोनार्डो दा विंची विज्ञान, कला और इंजीनियरिंग का एक अनोखा संगम थे, वैसे ही होमी भाभा भी विज्ञान के साथ साथ म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर और डिजाइन के गहरे जानकार थे। आमतौर पर उन्हें लोग डबल ब्रेस्टेड सूट पहने एक गंभीर वैज्ञानिक के रूप में याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें पेंटिंग और स्केच बनाना भी बहुत पसंद था। आर्काइवल रिसोर्सेज फॉर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की संस्थापक और भाभा की जीवनी लिखने वाली इंदिरा चौधरी बताती हैं कि प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई ने उन्हें बताया था कि भाभा ने उनके 2 स्केच बनाए थे। इतना ही नहीं, मशहूर चित्रकार MF हुसैन का स्केच भी उन्होंने खुद बनाया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में TIFR में होमी भाभा के साथ काम किया था, वो कहते हैं कि 57 साल की छोटी सी जिंदगी में भाभा ने जितना हासिल किया, वैसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनके मुताबिक भाभा भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के बड़े रसिक थे। किसी इमारत का डिजाइन कैसा हो, फर्नीचर कहाँ रखा जाए, दीवार पर कौन सी पेंटिंग लगे और वो किस ऊंचाई पर टांगी जाए, इन छोटी छोटी बातों पर भी उनकी पैनी नजर रहती थी। यशपाल बताते हैं कि TIFR में हर बुधवार होने वाले वैज्ञानिक संवाद यानी कि कोलोकियम में भाभा शायद ही कभी गैर हाजिर रहे हों। वे हर वैज्ञानिक से मिलते, उनके शोध के बारे में पूछते और ये समझने की कोशिश करते कि संस्थान में क्या नया हो रहा है। यही उनकी नेतृत्व शैली थी, हर व्यक्ति से जुड़ना और हर विचार को महत्व देना। होमी जहांगीर भाभा और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते भी बेहद खास थे। लेखक और इतिहासकार बताते हैं कि दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक संबंध नहीं थे, बल्कि गहरा बौद्धिक जुड़ाव भी था। भाभा पर शोध करने वाली लेखिका इंदिरा चौधरी के मुताबिक नेहरू को भाई कहकर बुलाने वाले लोगों में होमी भाभा भी शामिल थे। इंदिरा गांधी के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए वो बताती हैं कि भाभा अक्सर देर रात नेहरू को फोन कर लिया करते थे और नेहरू भी चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो,
उनसे बात करने के लिए समय निकाल ही लेते थे। वहीं ब्रिटिश वैज्ञानिक और DRDO के पूर्व सलाहकार पैट्रिक ब्लैकेट का मानना था कि नेहरू को बौद्धिक चर्चा बेहद पसंद थी और होमी भाभा उन्हें वही वैचारिक साथ देते थे। शायद यही भरोसा था जिसने आज़ाद भारत में विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम को सरकार का पूरा समर्थन दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शायद इसलिए कहा जाता है कि महान लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते नहीं हैं, वे इतिहास रचते हैं। होमी जहांगीर भाभा ने भी किसी तय रास्ते पर चलने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाया और उसी रास्ते पर चलते हुए भारत को विज्ञान की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई।